हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग यूपीएचएससी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज की हमारी क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी बीच में रुक गई थी बट वो लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड अगर कोई एक बच्चा भी मेरी क्लासेस का वेट कर रहा हो कि अच्छा यूपीएचएससी की जीएस की तैयारी वो मुझसे कर रहा है या हमारे अपने चैनल से कर रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मेरी क्लास लेट हो गई, डिले हो गई। बट आपके एग्जाम से पहले आपको ओवरऑल जीएस मिल जाएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले। ओके, इसीलिए हो सकता है आज की क्लास लंबी हो, मुझे खुद नहीं पता कितनी लंबी होगी, लेकिन हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कंप्लीटली कवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन भी कंप्लीट करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इस क्लास का प्रीमियर चल रहा है ये, एंड लाइव क्लास नहीं है ये डेफिनेटली, तो मैं प्रीमियर करूंगी इस क्लास को। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख रही हूँ या आंसर नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, आप ऐसा मान सकते हैं। एंड बस अभी मेजरली क्योंकि हमने प्रियम्बल कवर कर लिया था और हमने मेजर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, वो सारी चीजें कवर कर ली थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें ऊपरी तौर पे चीजें पता होनी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। जब पॉलिटी की बात आती है तो देश का सिस्टम कैसे चलता है, क्या क्या राइट्स हमारे पास हैं, अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, कौन से आर्टिकल्स में वो मेंशन है, वो आइडिया आपको होना चाहिए। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको 18 पार्ट्स के बारे में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 18 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को आप सीक्वेंस में समझेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, कहां से शुरू होती हैं चीजें? सबसे पहले शुरू होती है पार्ट 1 से। तो अगर आपको पार्ट 18 तक के आर्टिकल्स मेजर मेजर भी याद है ना, कि पार्ट 1 में मान लो हम बोल रहे हैं कि यूनियन और उसकी टेरिटरीज आती हैं और आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। ओके, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आ जाता है और उसके अंदर जो है हमारे 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं और 12 टू 35 है। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्टिन्यूटी में याद करोगे कि पार्ट 4 है, डीपीएसपीज हैं, 36 से 51 है। देन पार्ट 4 का ए हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि 51 ए आर्टिकल को जो है उसके अंदर है, आर्टिकल मेंशन है। ओके, उसके बाद की अगर आप बात करेंगे देन 52 आर्टिकल से हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू हो जाएंगे, यानी जिसमें प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देन पार्लियामेंट, तो वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस में समझना पड़ेगा कि मान लो कोई देश है, जैसे अपना है इंडिया। तो अब किसी देश का संविधान अगर लिखा जाएगा तो सबसे पहले पार्ट में सबसे पहली चीज क्या मेंशन होगी? उसकी टेरिटरीज मेंशन होगी कि ये देश कितना बड़ा है, कहां कहां तक इसकी टेरिटरीज फैली हुई है। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है पहले पार्ट में जो है आपको यूनियन और उसकी टेरिटरीज देखने को मिलेगी। देन अगर आप किसी देश की बात कर रहे हो और आपने उसकी यूनियन और टेरिटरीज की बात कर ली, तो अब क्या बच गया उसके अंदर? उसके अंदर रहने वाले लोग, तो कौन रहेगा, किसको नागरिकता मिलेगी, क्या चीजें होंगी, वो हमारे पार्ट 2 में मेंशन है, सिटीजनशिप। ओके, पार्ट 3 में ऑब्वियसली अब वो लोग जो रह रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या चीजें होंगी, उनके अधिकार भी होंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स डाल दिए कि जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनके क्या अधिकार होंगे, क्या चीजें होंगी, कैसे वो रहेंगे, क्या चीजें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार से। ओके, अब कुछ एक ये फंडामेंटल राइट्स हमने अधिकार डाल दिए। अब सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कुछ एक चीजों का ध्यान रखे। तो सरकार को डायरेक्ट करने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोल देते हैं, कि जब भी स्टेट की पॉलिसी बनेगी तो दीज शुड बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो हमारे पार्ट 4 में आ गए। ओके, देन हमने 4A इंट्रोड्यूस किया, और ए कब इंट्रोड्यूस किया? 1976 में इंट्रोड्यूस किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो उस 51A में हमने उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की। और उन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों ऐड किया गया? क्योंकि 1975 के अराउंड जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ ड्यूटी नागरिक की भी होनी चाहिए। तो वो ड्यूटी कि कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई और उसके बाद जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आया अपन। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूटी में आप याद रखेंगे तो आपको चीजें स्टोरी की तरह याद होके समझ आ जाएंगी, जिससे अगर ये पार्ट के भी आर्टिकल आपको मेजरली याद हुए और आपसे पूछ लिया प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करता है, या प्रेसिडेंट जो है उसका आर्टिकल कौन सा है कि भाई देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट पता होगा। क्योंकि
क्वेश्चन के आंसर ना कई बार बहुत इजी होते हैं। उन्होंने मान लो बोल दिया आर्टिकल 11 में मेंशन है, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 52 में और आर्टिकल 124 में। ओके, तो ये चार ऑप्शन ही इतने इजी हैं कि आपको पता है 11 में तो पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें तो नहीं आएगा। 51 में तो फंडामेंटल ये अपनी डीपीएसपी आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए। उसके बाद आपके 124 तो बहुत आगे हो गया। तो अब जो है हमारा प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको अगर पार्ट्स के मोटे तौर पे भी आर्टिकल्स पता होंगे ना कि कौन से पार्ट में क्या चीज है, पूरे स्टोरी की तरह आप इनको सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, डन। अब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं। यूजुअली जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, और हम चार पिलर्स की बात करते हैं डेमोक्रेसी के। एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशियरी और प्रेस। तो लेजिस्लेटिव मतलब जो वो वाला ग्रुप या वो लोग जो कि लॉ को बनाएंगे, जो रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, कानून बनाएंगे। ओके, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो लॉ की एनफोर्समेंट। जुडिशियरी जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई दिक्कत आए या ऊपर नीचे हो चीजें, तो जुडिशियरी जो है वो जज करने के लिए होगी, फैसले देने के लिए होगी। ओके, प्रेस की अगर आप बात करें तो इसको फोर्थ पिलर माना जाता है, बिकॉज ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो आजकल अलग ही मतलब हो रखा है प्रेस का, बट प्रेस का मतलब या मीडिया का मतलब जो है वो क्या हो गया अपना, ये इसको फोर्थ पिलर इसीलिए बोलते हैं कि ये सही इंफॉर्मेशन लोगों तक सच पहुंचाए। ओके, हमें क्या पढ़नी है, हमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पढ़ना है। तो इनके बारे में आपको मोटे तौर पे आइडिया होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। ओके, तो जैसे ही हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव में एक यूनियन लेवल पे होगा, एक स्टेट लेवल पे चीजें होंगी। ठीक है, बाय कैमरल सिस्टम इसको बोल देते हैं क्योंकि दो लेवल पे चीजें हो रही हैं। ओके, यूनियन लेवल पे क्या है, तीन चीजें हैं। यूनियन लेवल पे एक्चुअली पार्लियामेंट है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली है। ओके, तो ये जो यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है, इसमें कौन कौन आता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट किससे बनी है? पार्लियामेंट बनी है जी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ही तो होती हैं, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आएगा पार्लियामेंट में। बट ये ऑल्दो ये मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है प्रेसिडेंट, ना ही वो पार्लियामेंट में बैठता है, बट स्टिल वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, बिकॉज यहां से जो भी रूल, क्योंकि हमने लॉ मेकिंग की बात की है ना कि लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप लॉ बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको एक लास्ट में सिग्नेचर जो चाहिए होंगे ना कि भाई हाँ ये चीज आगे लागू की जाए, अप्रूव कर दिया गया है। तो वो लॉ जो है वो बिल, क्योंकि एक जनरल प्रोसीजर क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसको हम बिल बोल देंगे, एक बिल की तरह पेश किया जा रहा है। वो बिल जब डिस्कशन होके और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देंगे, पहले लोकसभा वाले पास करेंगे मेजोरिटी के साथ, फिर राज्यसभा वाले पास करेंगे, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब प्रेसिडेंट इसको साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ओके, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेस है ये। बिल में भी फिर आ जाते हैं कौन पेश कर रहा है उस बिल को, प्राइवेट बिल या फिर जो है अपना ये पब्लिक बिल या ऑर्डिनरी बिल जिसको बोल देते हैं। सो ये चीजें अभी डिस्कस करेंगे, मोटे तौर पे आपको सब बता दिया जाएगा, बट आप ये याद रखिए प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज लास्ट में साइन प्रेसिडेंट के ही चाहिए होते हैं। ओके, राज्यसभा लोकसभा में कुछ एक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो हमारा पार्ट 5 में आता है जी। ठीक है, पार्ट 5 के कौन से आर्टिकल, 79 से 122। एक्चुअली जो आपने 51 तक, 51A तक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी, देन 52 से लेके आगे फर्दर जो है उसमें प्रेसिडेंट आएगा, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, पीएम की बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, पार्लियामेंट की। ओके, तो बीच में जो ये आर्टिकल्स मिसिंग आपको लग रहे हैं कि हमने तो 51A तक की बात की थी, ये तो सीधा 79 आ गया। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये आप याद रखिए, कॉन्टिन्यूटी में है, और पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उसी में ही एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, तो पीएम भी वहीं पे आ गया। ओके, देन फिर 79 आर्टिकल में हमारी पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो वो डिस्क्रिप्शन कहां मेंशन है, वो आर्टिकल 79 में मेंशन है। सबसे पहला जो है पार्लियामेंट कब इलेक्ट की गई थी इलेक्शन करके, तो 6 मई 1952 में सबसे पहली पार्लियामेंट इलेक्ट हुई थी।
ठीक है जी। अब राज्यसभा लोकसभा में कुछ एक फैक्ट्स आपको याद हो। राज्यसभा 79 में तो डिस्क्रिप्शन है, 80 आर्टिकल में राज्यसभा मेंशन है और 81 आर्टिकल में लोकसभा मेंशन है। आपको यह भी याद होना चाहिए जो मैंने यहां मेंशन किया था कि लोकसभा को लोअर हाउस, एल से लोक, एल से लोअर, मैचिंग मैचिंग, लोकसभा लोअर हाउस, इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों? क्योंकि जो यहां से अपने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग सिलेक्ट होके जाएंगे, इलेक्ट होके, एक्चुअली इलेक्शन के बाद जो जीत के जाएंगे वो लोकसभा में जाएंगे, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, एमपीज होंगे वो। ओके, तो वो लोकसभा में जाएंगे जो यहां से हमने सिलेक्ट करके भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, राज्यसभा में हम नहीं इलेक्ट करते हैं, हम जो एक तो क्या करते हैं, हम एमपी के इलेक्शन में वोट देते हैं और एक हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये विधानसभा, ठीक है, तो इसके लिए वोट देते हैं। तो यहां लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग हमने इलेक्ट करके भेजे हैं उनमें से एज पर द पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टेट, वहां से फिर कुछ लोग कहां जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। यानी राज्यसभा क्या है, या वो लोग नॉमिनेट करेंगे या वो लोग भेजेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे आपस में, मतलब हमने एमएलए को वोट दिया है, अब सारे एमएलए मिलके कुछ लोगों को वोट देंगे और वो लोग कहां जाएंगे, फिर वो राज्यसभा में मेंबर बन के जाएंगे अपने स्टेट की तरफ से। ओके, तो राज्यसभा थोड़ा सा हाउस ऑफ एल्डर्स हो गया कि ये तो हमने सीधे जो इलेक्ट करके भेजे हैं वो लोग हैं। और हाउस ऑफ एल्डर आप इस वे में भी लगा लीजिए कि राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल। यानी अगर मैं 25 साल की हो चुकी हूं तो मैं ये एमपी के लोकसभा वाले इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं राज्यसभा में नहीं जा सकती क्योंकि अभी मैं 30 साल की नहीं हुई हूं। तो वो चीज है कि थोड़ी सी 30, आप एज वाइज भी लगा लीजिए, कॉमन सेंस, तो वो हाउस ऑफ एल्डर्स कहलाएगा, जिसको हम सेकंड चैम्बर बोलेंगे। ओके, स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कई बार पूछ ली जाती है, ये पूछी गई है यहाँ पे लोकसभा की स्ट्रेंथ एक बार। सो देखो, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड है 250। 238 लोग कहां से होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेट्स आएगा, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए होंगे। जबकि लोकसभा में जब जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं। राज्यसभा वालों को हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। फोर्थ शेड्यूल में जो है वो सीट्स मेंशन है अपनी राज्यसभा की। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ओके, अब ये तो एक्चुअल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड है कितनी, एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं अपनी राज्यसभा में, 233 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स है और 12 लोगों को नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने। आर्ट, साइंस, इन यहाँ से जो अलग अलग फील्ड है ना, उन फील्ड से, आर्ट के, स्पोर्ट्स के, जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर या फिर जो है रेखा, तो कई लोग ऐसे हैं जो कहाँ पे जो राज्यसभा में भेजे गए हैं, जबकि उनका वहां से कोई लेना देना नहीं था, पर वो नॉमिनेट किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट तो होते हैं यहाँ पे लोग, बट वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हर एक मेंबर की टर्म जो है वो कम से कम 6 साल की रहेगी, लेकिन इसके, क्योंकि ये जो अपना राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है, ये डिसोल्व नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक मतलब कुछ टाइम के लिए खत्म हो गया फिर इलेक्शन हुए, फिर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो वो चीज मैं भी बताऊंगी। मिनिमम एज इसके लिए 30 साल रहेगी। साइड बाय साइड यहाँ देखें तो मिनिमम एज 25 रहेगी, यहाँ पे 5 साल की टर्म होती है। लोकसभा जो है वो किससे बनी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो डायरेक्टली चूज किए गए। किसने चूज किए हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि जो अडल्ट लोग हैं, अडल्ट किसको मानते हैं हम, 18 साल से ऊपर वालों को। वोटिंग की एज स्टार्टिंग में 21 रखी गई थी, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 21, ये अपने 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हमने क्या किया, 21 से उस उम्र को कम करके 18 साल कर दिया, यानी अब 18 साल से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अपनी 552 रहेगी, जिसमें से 550 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 2 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। और ये 2 लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं। चूंकि अब जो है 104 थे, यानी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये जो एंग्लो इंडियन की 2 नॉमिनेटेड वाली सीट्स थी, इनको हटा दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे हटाया, हमने आर्टिकल 334 को अमेंड किया। कब किया, कैसे किया, मतलब 126वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी जो बिल पेश किया गया वो 126वां था, लेकिन जो एक्चुअल में एक्ट बना वो 104 एक्ट था। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो 543 सीट्स हैं जो कि किससे फिल की गई हैं, अपनी इलेक्शन से फिल की गई, क्योंकि ये 2 नॉमिनेटेड वाली तो हटी गई हैं। तो टोटल सीट्स फिलहाल के लिए 543 हैं। फर्दर देखते हैं,
तो राज्यसभा जो है, जो कि आर्टिकल 80 में आता है, वो एक परमानेंट बॉडी है, यानी ये डिसॉल्व नहीं होगी। ऑल्दो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो हर एक मतलब 1/3 मेंबर्स जो हैं हर दूसरे साल रिटायर होते रहेंगे और नए मेंबर्स जो उनको रिप्लेस करते रहेंगे। तो परमानेंट बॉडी ऐसा नहीं है जैसे लोकसभा होती है ना, कि लोकसभा में 543 सीट है, 5 साल बाद इलेक्शन हुआ या फिर बीच में मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन रन कर दिया कि भाई सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार गिर गई, तो उस टाइम पे भी वापस से इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए 5 साल बाद तो होने ही है, 5 साल की टर्म तो होती ही है, अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई इमरजेंसी ना आ जाए या फिर इसको क्या ना कर दिया जाए, खत्म ना कर दिया जाए, डिसोल्व ना कर दिया जाए। ओके, तो ये टेम्परेरी बॉडी है, हर 5 साल में यहाँ इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे मेंबर्स बदल जाएं, राइट। बट राज्यसभा एकदम से ऐसे नहीं बदली जाती, उसमें 1/3 मेंबर रिटायर होंगे हर दूसरे साल। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। जी, ये टेम्परेरी बॉडी है, 5 साल के लिए होती है। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई, यानी इमरजेंसी घोषित हो गई एकदम से किसी वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, कई बार पार्लियामेंट का सेशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन तो हो नहीं सकते, तो वो एक्सटेंड कर देंगे, यानी लोग वही रहेंगे, 5 की बजाय हो सकता है अगले 6 महीने के लिए, फिर अगले 6 महीने या 1 साल। सो ऐसे एक्सीड कर दिया जाएगा उसके टाइम को, ठीक है। देन है राज्यसभा की, अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी वहां पे चेयरमैन कौन है, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा के स्पीकर होंगे, ठीक है, स्पीकर, या जिसको अभी जैसे रिसेंटली वो ओम बिरला की बात हम कर रहे थे, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले स्पीकर जो है वो गणेश वसुदेव मावलंकर थे, पहले स्पीकर जो इलेक्ट किए गए थे। आर्टिकल 93 में स्पीकर आता है, इसमें दोनों ही आ जाते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, कि इन दोनों को आप क्या करोगे, इलेक्ट करोगे लोकसभा के मेंबर्स के अंदर से ही। एक्चुअली होता क्या है, मान लो इलेक्शन हुए, 543 लोग जो है वो यहाँ पे क्या हुए, इलेक्ट होके लोकसभा में गए। अब लोकसभा में स्पीकर कौन बनेगा, वो तो वहां इलेक्शन के बाद पता चलेगा, अंदर में अंदरूनी इलेक्शन जो होगा लोकसभा में। बट उस टाइम तक पहले तो ये जो 543 लोग आए हैं, इनको भी तो शपथ दिलवानी है, इनकी भी तो ओथ होनी है। तो इनकी ओथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर, प्रो टीईएम स्पीकर, यानी टेम्परेरी स्पीकर, आप ऐसे याद रख लो। ओके, तो ये टेम्परेरी स्पीकर कौन होगा, यूजुअली ऐसा होता है कि जो पूरी लोकसभा में लोग आए हैं उसमें से सबसे उम्र दराज व्यक्ति को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, वो सबको शपथ दिलाएगा, उसके बाद जो है स्पीकर का इलेक्शन होगा और स्पीकर इलेक्ट किया जाए। ओके, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कौन थे फर्स्ट अपने क्या बोलते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, और वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, यहाँ पे जैसे डेप्यूटी स्पीकर होता है, उसका पैनल होता है और लोग भी इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है वो वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिलेगा, वाइस चेयरमैन का पैनल देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन डेफिनेटली यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, यहाँ पे ये जैसे लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर का होता है वैसे यहाँ पे भी होगा, बट वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। ओके, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा राज्यसभा में, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करेंगे। लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, स्वयं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो, जैसे फिलहाल मोदी जी जीत के गए हुए हैं और मेंबर भी हैं, देन वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं है या बस सपोर्ट करके बनाया गया है, तो उस केस में ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में नहीं बैठ रहा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ रहा है तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, वो जिसको नॉमिनेट करेगा वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर कुछ एक फैक्ट्स है, कुछ एक चीजें हैं, जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको रेजिग्नेशन सबमिट करेगा, अगर उसको रिजाइन करना है तो डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को करेगा, वाइस वर्सा। ओके, जो लोकसभा का स्पीकर है उसको रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके, यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन से ही तो बना है ना ये, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मेजोरिटी मेंबर्स जो है क्या करें, एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई स्पीकर को रिमूव करना है, तो वो रिमूव हो सकता है। ओके, स्पीकर वोट देता है जब किसी भी चीज की वोटिंग होती है ना, किसी भी बिल से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो सिर्फ तब वोट देगा जब टाई हो रहा है, यानी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी में बिल्कुल इक्वल वोट्स बट के टाई हो रही है कोई चीज, उस केस में स्पीकर वोट करेगा, अदरवाइज स्पीकर वोट नहीं करता है।
ओके, एक न्यूट्रल साइड रखने के लिए स्पीकर का वोट यहाँ पे नहीं होता है कोई भी बिल में या कोई भी चीज में। प्रोटेम स्पीकर रहेगा जो ओथ एडमिनिस्टर करेगा, जितने भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स होंगे जनरल इलेक्शन के बाद उनकी। इलेक्शन से पहले की अगर आप बात करें तो जो स्पीकर है इलेक्शन से पहले का स्पीकर, वही एक तरीके से कई बार न्यूली स्पीकर मान लिया जाता है बिफोर, मतलब सॉरी, ये अपना लोकसभा का इलेक्शन वही स्पीकर बनने से पहले किसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, मोस्ट सीनियर मेंबर को कई बार हम बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेशन या फर्स्ट लोकसभा कब हुई थी, कब जो सेशन हुआ था लोकसभा का इलेक्टेड का, 13 मई 1952 जो अपना आंसर रहेगा। 1954 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है किसके अगेंस्ट, पहले स्पीकर के अगेंस्ट, यानी जीवी मावलंकर के अगेंस्ट कि भाई इनको हटाओ, तो वो उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके अगेंस्ट लाया जाता है बाय 21 ऑपोजिशन के जो अपने एमपीज हैं, जिसमें जेपी कृपलानी भी थे। ओके, याद रखना है पहली जो वुमेन स्पीकर है वो मीरा कुमार थी। ओके, तो मीरा कुमार पहली वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की। करंट जो है स्पीकर ओम बिरला है, और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं, तो 17th लोकसभा के स्पीकर फिलहाल ओम बिरला हैं, जो कि पार्लियामेंट में मतलब मेंबर ऑफ ऑब्वियसली पार्लियामेंट है, एमपी है, कहां से, कोटा से। ओके, प्रोटेम स्पीकर अगर आप देखेंगे तो वो कौन थे, भर्तृहरि महताब, ये अपने प्रोटेम स्पीकर थे जिन्होंने सबको शपथ दिलाई। उसके बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में ओम बिरला जो है वो स्पीकर बन जाते हैं। ओके, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती हैं, बट आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक लार्जेस्ट कमेटी जिसको हम एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं पार्लियामेंट की, उसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ये बात याद रखिए, क्योंकि कई बार जो कमेटीज बनती है उसमें लोकसभा राज्यसभा मिक्सअप मेंबर्स भी होते हैं। ओके, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब की, फिलहाल कहां है, मध्य प्रदेश में 6 सीट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, क्योंकि वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ज्यादा हैं। नंबर ऑफ सच सीट्स यूपी और बिहार में 0 है, गुजरात में 4 है, ये बात आप याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद भी कई आर्टिकल्स हैं, आपको एग्जैक्ट आर्टिकल ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है अपनी टर्म के कंप्लीशन से पहले, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिकमेंडेशन पे, उसके सजेशन पे प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री के पास भी कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए उसके लिए। ओके, सो लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। ओके, इफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट, अगर वो हाउस से 60 दिन के लिए एब्सेंट रहते हैं तो उनकी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। कौन करेगा, स्पीकर करेगा, तो टर्मिनेट कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है। ओके, अब कुछ एक जगह जहां से सिर्फ एक ही सीट है लोकसभा की, वो थोड़ा आइडिया रहे आपको, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली। ओके, तो यहाँ से एक एक सीट है। उसके अलावा त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से 2-2 सीट है। तो ये कम सीट्स है, कई बार आइडिया मतलब पूछ लिया जाता है कि मिनिमम किसके पास है या किस कहां से जो है कौन सी लोकसभा में सबसे कम सीट्स कहां से हैं, ऐसे। लार्जेस्ट लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गाजियाबाद है, जो कि यूपी में है। ओके, यूपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे ऑब्वियसली। राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, यूपी मतलब यूपी से 31 लोग सिलेक्ट होकर राज्यसभा में जाएंगे, इलेक्ट होकर एक्चुअली। एंड आपने जो अपने ये है लोकसभा है उसमें भी सबसे ज्यादा सीट्स इन्हीं के पास हैं, 80। ओके, तो ये बात आपको याद हो। इनफैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स, अराउंड 400 है आई थिंक, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, देन है जी राज्यसभा की एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट, नई कोई अगर आप सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हो तो आर्टिकल 312 के अंडर एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट जो होगी राज्यसभा में वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन के बेसिस पे है, जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है यूपी की तो वहां से 31 लोग हैं, कम होगी तो कम होगी वहां पे। ठीक है, जैसे हरियाणा से अगर आप बात करें तो 10 हैं। ओके, तो वो चीज 10 तो आई थिंक इसमें है, रुको 10 तो इसमें है लोकसभा में हरियाणा से। ओके, आई थिंक राज्यसभा में तो 5 ही हैं, तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कम होती जाएंगी। ओके, दूसरी चीज ये जो हम बोल रहे हैं कि राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, तो 2003 में एक अमेंडमेंट आया, लेकिन वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बात याद रखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इस एक्ट में क्या किया गया, चेंज किया गया, बदलाव किया गया, अमेंड किया गया इस एक्ट को, किस लिए कि जो राज्यसभा में लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं ना, अब वो इलेक्ट होके कहीं से भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हरियाणा से 5 लोग जाने हैं तो वो हरियाणा के ही हों। जैसे आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आई थिंक राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर्स थे,
मेंबर थे अभी अभी रिसेंटली। ओके, सो वो चीज यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंड की गई थी। 1951 के एक्ट में 2003 में अमेंडमेंट हुआ और उसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्सन कहीं से भी राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट जिसमें वो रह रहा है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि मनमोहन सिंह जो है वो राजस्थान में रह रहे हो, नहीं, वो वहां के रेजिडेंट नहीं है, वो चाहे पंजाब के रेजिडेंट हो या कहीं और के रेजिडेंट हो, वो वहां पे इलेक्शन जो है, क्योंकि वो होता है ना कि वहां पे मान लो कांग्रेस की मेजोरिटी है, तो वहां से वो किसको बेसिकली किसको एंट्री देना चाह रहे हैं राज्यसभा में, तो उनको मनमोहन सिंह को एंट्री देनी है, तो वो क्या करेंगे, राज्यसभा में भेज देंगे उनको, कहां से, राजस्थान का मेंबर बना के। ठीक है, तो राजस्थान से कॉन्टेस्ट करवा दिया वो इलेक्शन, तो वो कर सकते हैं ऐसा। ओके, अब जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो उसमें समन किया जाता है। समन कई बार ये जो जज भी बुलाते हैं ना, कोई केस चल रहा हो तो कि समन भेजा है, तो वो समन भेजना मतलब बुलाना, तो वो प्रेसिडेंट बुलाएगा टाइम टू टाइम हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। सो कई बार पूछ लिया जाता है हु समन्स द पार्लियामेंट सेशन, तो प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट का बस चले या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो ज्वाइंट सेशन भी बुला सकता है, तो ज्वाइंट सेशन भी कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। पार्लियामेंट के जो सेशन है उनमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी अगर आज लास्ट मीटिंग हुई है तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए अगली मीटिंग बुलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि राज्य ये जो लोकसभा है तो वो एटलीस्ट, क्योंकि 6 और 6 12 महीने होते हैं तो 2 बार तो लोकसभा मिलेगी ही, लेकिन अपने यहाँ क्या है, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के पूरे साल में। एक रहेगा बजट सेशन फरवरी से लेके मई तक, मॉनसून सेशन जुलाई से लेके जून का बीच में गैप आ गया, जुलाई से लेके सितंबर तक, अक्टूबर का गैप आ गया, नवंबर और दिसंबर में विंटर सेशन होता है। तो सबसे छोटा सेशन कौन सा हो गया, नवंबर दिसंबर वाला हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल मई ये 4 महीने का हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का। ओके, तो सबसे लंबा सेशन बजट सेशन है, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन है। ओके, बजट सेशन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस दौरान बजट पेश किया जाता है, जैसे अभी फरवरी आने वाली है तो बजट पेश किया जाएगा इसमें, यूजुअली एंड ऑफ द फरवरी में जो है वो चीज डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, सो 3 सेशंस हो गए। पार्लियामेंट का सेशन किसको बोल रहे हैं, एक टाइम पीरियड जिसमें पहली सिटिंग आप आज बैठे हैं सारे लोग मिलकर, और जब तक प्रोरोगेट नहीं होगी या डिसोल्व नहीं होगी लोकसभा तो वो सेशन बोला जाता है उसको। ओके, आर्टिकल 100 के अंडर कोरम भी दिया हुआ है। कोरम मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए एक सेशन के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी सीट्स हैं, मान लो जैसे 543 सीट्स हैं या 543 मेंबर है, तो उसका 10th पार्ट, ठीक है, यानी डिवाइड बाई 10, तो यानी 55 लोग चाहिए मिनिमम, कि इतने सारे लोगों में से 55 लोग भी हैं तो भी सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो टोटल मेंबर का जो है वो 10th पार्ट, 1/10, ये बात याद रखिए। 2 वर्ड होते हैं, एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट होता है कि कई बार बोलते हैं ना कोर्ट इज एडजर्न्ड, तो वो एडजर्नमेंट मतलब उस चीज को टर्मिनेट किया जाता है, उस सिटिंग को उस टाइम के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट किया जा रहा है, सेशन को नहीं। ओके, यहाँ पे सेशन को टर्मिनेट किया जा रहा है प्रोरोगेशन में। ओके, यानी कि मान लो बजट सेशन 1 फरवरी से मान लो शुरू हो गया, तो 1 फरवरी को लोकसभा बैठेगी, तो लोकसभा के लास्ट में जब 5 बजेंगे या एंड होगा तो उसको एडजर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, एडजर्न कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ओके, क्योंकि रोज का काम है, अब रोज रोज आके प्रेसिडेंट तो नहीं एडजर्न कर सकता, तो एडजर्नमेंट का काम स्पीकर का है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है लोकसभा का, और उसमें उसमें अपना चेयरमैन आ जाएगा राज्यसभा में। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या रहेगा, वो करेगा एडजर्न। प्रोरोगेशन मतलब आप सिर्फ सिटिंग को ही नहीं, सेशन को ही टर्मिनेट कर रहे हो, तो वो सेशन को टर्मिनेट खत्म कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जब एडजर्नमेंट होता है सो इट डज नॉट अफेक्ट द बिल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कोई पेंडिंग बिल है आज का तो वो कल रिज्यूम हो जाएगा जब काम वापस से चालू होगा। ठीक है, हम वापस से कल उसी पे डिस्कशन करेंगे और वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन प्रोरोगेशन में जो बिल पेंडिंग है उसको तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन और भी कोई अगर आपने फ्रेश बिल लेके आना है, कोई फ्रेश नोटिस है या कोई नोटिस लैप्स, पेंडिंग नोटिस लैप्स हैं, तो वो क्या रहेंगे जी आपके, वो प्रोरोगेशन में काम नहीं करेंगे। ओके, वो नेक्स्ट सेशन आएगा तभी आप फ्रेश नोटिस लेके आ सकते हो, फ्रेश बिल लेके आ सकते हो। तो ये जो ऑलरेडी बिल चल रहे हैं ना बिफोर द हाउस, जो पेंडिंग है, उनको अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी चीजें अफेक्ट होंगी यहां से।
ओके, डिसॉल्व होना क्या हो जाता है कि आपने उसको खत्म कर दिया। इट्स लाइक अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो अब लोकसभा के इलेक्शन वापस से होंगे, वो सिचुएशन है। ओके, एक और टर्म होती है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, सो आई थॉट कि आप लोगों को पता हो, लेम डक सेशन। तो अब 543 सीटों पे वोटिंग हुई, 5 साल वो लोग रहे, अब 5 साल के बाद दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा वोटिंग में सारे के सारे लोग तो सेम रहेंगे नहीं कि सारे के सारे सेम लोग जीत के आ गए, राइट। तो जो लोग पहले थे लेकिन अब नहीं जीते, यानी जो री इलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेम बोलते हैं, लेम डक्स बोलते हैं। और जब पहले वाले लोगों का जो आखिरी सेशन होगा ना, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे लोकसभा के, उनका आखिरी सेशन जो होगा उसको लेम डक सेशन बोलेंगे। ओके, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड आपने सुना होगा कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चलाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि विश्वास नहीं है सरकार में। ओके, इसका कंपैरिजन कई बार सेंसर मोशन से किया जाता है, तो आपको दोनों वर्ड्स का मतलब पता हो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें क्या रहेगा कि आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी एमपीज की जरूरत होगी आप उनके साइन करवा के नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू हो गया तो अब वापस से क्या होगा, सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई हम मेजोरिटी लोग हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो वो अगर मेजोरिटी लोग उनके साथ नहीं हुए, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सरकार गिर गई। ओके, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अब इससे ये समझ आ रहा होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ मूव किया जाता है। किसी एक बंदे के खिलाफ या एक किसी मतलब सिर्फ पीएम के खिलाफ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो पूरी सरकारी या सरकारी बोल देते हैं हम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको, तो उनके खिलाफ रन किया जाता है। ओके, इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज हम मान के चलते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है और वो एक ग्रुप हो गया मिनिस्टर का पीएम के अंडर। एक छोटा ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है। जो छोटा ग्रुप होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बोल देते हैं या कैबिनेट बोल देते हैं, और थोड़े से ज्यादा मेंबर्स जिसमें होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। सो वो हम ये मान के चलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब ही सरकार है। ओके, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस जो है वो अपना नहीं रहा है, वो चीज हम चाह रहे हैं कि वो दोबारा से प्रूव करें। ओके, अगर ये पास हो गया लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पूरी की पूरी उसको रिजाइन करना पड़ेगा ऑफिस से। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। सेंसर मोशन, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ चलेगा, वैसे ही ये किसी के भी खिलाफ चल सकता है, सिंगल मिनिस्टर या कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी के खिलाफ भी आप इसको कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यूजुअली ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिशन मूव करेगा, इसलिए जो सरकार ऑलरेडी मेजोरिटी में है उसके लिए, ठीक है। इसमें आपको कारण देना पड़ेगा कि मान लो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन जारी करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा और जो अपना सेंसर मोशन है वो उसके लिए मुझे रीजन देना पड़ेगा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ क्यों जो है वो करना चाह रही हूँ सेंसर मोशन चालू। ओके, ये बात आपको पता हो, इसमें आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। तो ये अगेंस्ट एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी के भी अगेंस्ट आप मूव कर सकते हो। यानी ये इट इज मूव फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन, कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और वो पर्टिकुलर चीज मैं यहाँ रीजन में बता रही हूँ कि मैं क्यों सेंसर करना चाह रही हूँ मोशन, ठीक है। अब अगर ये पास हो गया, जैसे ये पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सरकार गिर गई, सबको रिजाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है। अब मैंने आपको बिल की बात बताई थी कि बिल एक ड्राफ्ट होगा, उस बिल से एक्ट बनने की जर्नी चलेगी फिर। अब वो बिल कौन पेश कर रहा है, वो पब्लिक बिल है या प्राइवेट बिल है। सो पब्लिक बिल मतलब वो पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर, मंत्री पेश कर रहा है, मंत्री के अलावा कोई भी पेश कर रहा है तो वो प्राइवेट बिल होगा। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कोई मंत्री है तो रूलिंग पार्टी का ही है वो, और वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा उस बिल के अंदर। ओके, अब इसके ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जिनकी पावर है, मेजोरिटी में लोग हैं, वही सरकार है, उसी सरकार का मंत्री बिल पेश कर रहा है तो पास हो ही जाएगा। सो ग्रेटर चांसेस है यहाँ पे इसके अप्रूवल की। ओके, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि फलाना मिनिस्टर फलाना जो है बिल जो है वो पेश करेगा अगले हफ्ते, दैट्स इट, एक हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और अब ऑब्वियसली ये मिनिस्टर है तो इसके पास पूरी की पूरी पावर है, इसके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो डिपार्टमेंट विद इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट की कोई कानून अड़चन ना आए उस बिल में, सो उसको ड्राफ्ट करने का काम उस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का होगा। कि मान लो फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो सारा बिल का ड्राफ्ट रेडी करेंगे,
इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट, तो वो फिर जाके फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश कर देगी। ओके, प्राइवेट क्या होगा, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, मिनिस्टर के अलावा कोई भी बिल पेश कर रहा है तो वो अपना प्राइवेट बिल होगा। ऑब्वियसली इसमें मेजरली जो है एक स्टैंड दिखता है आपको ऑपोजिशन का, तो ऑपोजिशन वाले ही पेश करेंगे, बाकी तो सारे अपने पब्लिक बिल में ही आ जाएंगे। ठीक है, इट हैज लेसर चांस टू बी अप्रूव, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है इनकी ऑपोजिशन वालों की, ऑपोजिशन क्योंकि रूलिंग पार्टी तो दूसरी है ना, तो चांसेस कम होते हैं कि ये कोई बिल जो है वो अप्रूव हो जाए। ये बिल आते भी कम है, क्योंकि एक तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, जैसे यहाँ सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना पड़ रहा था, ऊपर से इसकी जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोलली उस मेंबर की होगी। अब इस मेंबर के पास जो है वो पूरी टीम नहीं है, पूरे लोग नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप जो भी करेंगे अपने खर्चे पे करेंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ओके, सो मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर ही यूजुअली पेश करते हुए आपको नजर आएंगे, प्राइवेट बिल बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम पेश किए जाते हैं, रेयर भी नहीं कम किए जाते हैं। ओके, देन है जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल बिल मेंशन है। ठीक है, और फाइनेंशियल बिल वो होंगे जो कि फिस्कल मैटर से, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है। ओके, सो वो फाइनेंशियल बिल्स होंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म यूज किए फाइनेंशियल बिल टेक्निकल साइंस में, और 3 टाइप की बात की है, एक रहेगा मनी बिल, एक रहेगा फाइनेंशियल बिल 1, एक फाइनेंशियल बिल 2। तो एटलीस्ट आपको मनी बिल का आर्टिकल याद रखना है कि 110 आर्टिकल के अंडर मनी बिल जो है उसकी बात की गई है। दूसरा, अभी बजट सेशन आने वाला है, तो हो सकता है कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बात आप याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। सो इट इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, मस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर बजट करके भी क्वेश्चन पूछे तो भी हम आर्टिकल 112 ही लगाएंगे। ठीक है, बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि बजट तो वर्ड ही नहीं है, ऐसा तो चीज ही नहीं, बट उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट बोलते हैं। सो ओके, अब जब बिल की बात हुई है तो मनी बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ऑर्डिनरी बिल, एक सामान्य बिल और एक मनी बिल में फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा, राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है तो कोई मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी पब्लिक बिल भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, किसी भी ऑर्डिनरी बिल के लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है तो उसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा, लेकिन मनी बिल को राज्यसभा ना तो बदलाव कर सकती है उसमें, ना रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो रिकमेंडेशन उनको राज्यसभा से क्या होता है, पहले लोकसभा में बिल पेश हुआ, मान लो लोकसभा से राज्यसभा में आया, अब राज्यसभा उस पर सजेशन देगी, चीजें करेगी, नॉर्मल बिल है तो अमेंड करेगी और उसको वापस लोकसभा में भेज देगी। राइट, अब लोकसभा यहां अगर वो मनी बिल है तो ये जो राज्यसभा है ना, ये उसमें बदलाव नहीं कर सकती, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है, वो वापस भेजना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब वापस भेजना है तो आप रिकमेंडेशन के साथ भी भेज सकते हो और विदाउट रिकमेंडेशन भी भेज सकते हो, कि आप अमेंड तो नहीं कर सकते लेकिन आप सुझाव तो दे सकते हो। तो आपने सुझाव दिए हैं, जो कि अब लोकसभा की मर्जी है उसको उन सुझावों को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है मनी बिल वाले एस्पेक्ट ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और वापस से आने के चांसेस हैं। सो मनी बिल एक मिनिस्टर पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, साइन चाहिए होंगे बेसिकली वही। ठीक है, तो और उसके बाद जो है लोकसभा ना राज्यसभा जो है उसको अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको भेजना पड़ेगा वापस। इनफैक्ट वो उसको डिटेन भी नहीं कर सकती, यानी डिटेन बहुत लंबे टाइम तक, डिटेन मतलब वहीं पे रखना, जैसे किसी को डिटेन करते हैं ना कि उठा लिया, फलाने को डिटेन कर लिया पुलिस ने, तो वो उठा लिया मतलब वो रखेंगे उसको। राइट, तो ऐसे ही ये बिल को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। मनी बिल है तो उनको वापस भेजना ही पड़ेगा। ओके, इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, जब राज्यसभा में उसको भेजेंगे तो स्पीकर की सर्टिफिकेशन लगेगी। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं चाहिए होती है, यहाँ पे ना ही वो डिटेन जो है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए लटका के रख सकते हैं राज्यसभा वाले किसी बिल को, लेकिन मनी बिल को वो 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, उनको वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, देन इट इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट एसेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा, मान लो राज्यसभा में अप्रूव नहीं हुआ और सिर्फ लोकसभा में अप्रूव हुआ है तो भी कोई बात नहीं, वो भेजना ही पड़ेगा।
कहां प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज एंड हेंस नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। कई बार क्या होता है कि दोनों हाउसेज के बीच में सही से तालमेल नहीं बन रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन बुला सकता है, दोनों इकट्ठे आ जाओ फिर वोटिंग करेंगे, ऐसे वाला। तो ये मनी बिल के साथ होगा कि मनी बिल भेजा जाएगा, क्योंकि वो डिसएग्रीमेंट का तो सवाल ही नहीं है। राज्यसभा तो ना उसको अमेंड कर सकती ना उसको रिजेक्ट कर सकती, उसको वापस भेजना ही पड़ेगा। वापस जाने के बाद फिर वो ऑब्वियसली अगर लोकसभा में पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए या उसकी परमिशन के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर ऑर्डिनरी बिल है और प्रेसिडेंट के पास, वो तभी भेजा जाएगा जब दोनों हाउस उसको अप्रूव कर दें। अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, आपके पास ऑर्डिनरी बिल वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसको आप एक्ट नहीं बना सकते, प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि यूजुअली अभी क्या चल रहा था कुछ टाइम तक कि राज्यसभा में भी जो है वो मेजोरिटी थी किसकी, बीजेपी गवर्नमेंट की, और वहां पे भी लोकसभा में भी। तो कोई भी लोकसभा में पास हो गया, देन वो राज्यसभा में भी पास करवा ही लेंगे और उसको लागू करवाएंगे फिर, ठीक है। बट कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि राज्यसभा में तो स्टेट से आ रहे हैं ना लोग, ठीक है, कि मान लो ओवरऑल मिला के एमपीज तो लोकसभा में मेजोरिटी बीजेपी की है, लेकिन हो सकता है कि स्टेट वाइज जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे अलग लोग हो या अलग पार्टी हो, उस पार्टी से फिर मेंबर्स आए हुए हो और राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी ना हो, तो वहां पे एक चीज हो जाती है कि जब दोनों की सहमति होगी तभी वो बिल आगे बढ़ेगा। सो ऑर्डिनरी बिल है तो दोनों की सहमति होनी जरूरी है। अगर दोनों डिसएग्री हो रहे हैं तो एक जॉइंट सेशन जो है उस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट बुला सकता है। तो जॉइंट सेशन कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। पार्लियामेंट का या जो हर एक हाउस का सेशन है उसको समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। नोटिफिकेशन उनके नाम पे इशू होगा बेसिकली, ठीक है। देन है मनी बिल, इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मनी बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल क्योंकि वो मेजोरिटी वाले है ना, पास तो होना ही है जब गवर्नमेंट पेश कर रही है उसको। अगर ये अपना ऑर्डिनरी बिल जो है अगर लोकसभा में ये डिफीट हो जाता है, इट्स डिफीट इन द लोकसभा मे लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड एंड रिटर्न्ड फॉर द रिकंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनरी बिल को उल्टा भेज सकता है कि यार इस पे दोबारा सोच लो। मनी बिल को प्रेसिडेंट भी दोबारा नहीं सोचने के लिए वापस नहीं भेज सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता। यानी मनी बिल के ऊपर यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी साइन करने पड़ेंगे अगर लोकसभा में वो पास होके चला गया है तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कोई मिनिस्टर पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी पहले कि मनी बिल प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा जो है ना उसको अमेंड कर सकती ना रिजेक्ट कर सकती, 14 दिन के लिए डिटेन कर सकती, उससे ज्यादा डिटेन भी नहीं कर सकती, उसको अपने पास नहीं रख सकती। सर्टिफिकेशन चाहिए होगी जब लोकसभा से राज्यसभा में हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं कि भाई अब राज्यसभा में भेजो इस बिल को, तो स्पीकर की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। प्रेसिडेंट के पास इसको सिर्फ लोकसभा में भी पास हुआ है तो आप प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हो, तो ज्वाइंट सेशन का कोई तुक ही नहीं बनता। डिफीट अगर हो गया लोकसभा में मनी बिल तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा और इसको जो अपना क्या नाम है रिजेक्टेड और अप्रूव किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी रिटर्न। अच्छा ओके सॉरी, मैंने आई थिंक ये बोल दिया कि रिजेक्ट भी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। मनी बिल को या तो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा, लटका के नहीं रख सकता प्रेसिडेंट, बीच में नहीं छोड़ सकता उसको। ओके, सो इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन। तो वापस सोचने के लिए नहीं भेजेगा प्रेसिडेंट, या तो उसको रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा, एंड यूजुअली अप्रूव ही होता है, ठीक है। देन आता है जी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये तो था अपना क्या था यूनियन लेवल पे अपनी लेजिस्लेटिव वाले पार्ट की पार्लियामेंट लॉज बनाती है तो वो उनके बारे में नॉर्मल सी चीजें थी। अब आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेंगे। सो वो एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल्स हैं वो है 52 से लेके 78 तक। हमने पढ़ लिया 51A तक हमने पढ़ी थी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 52 से लेके 78 तक अपना पार्ट 5 चल रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ओके, अपना जो 79 से फिर 122 जो हमने डिस्कशन किया था वो पार्लियामेंट का डिस्कशन किया था, ठीक है। 123 वापस से आ जाता है जिसमें प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पास करने की पावर होती है। तो आर्टिकल 123 भी आप याद रखिए। आर्टिकल 123 क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, मान लो उस टाइम पे रिसेस चल रही है, रिसेस क्या होता है, आधी छुट्टी होती है ना स्कूल में, तो ऐसे ही जो अपने बीच में है, मान लो बजट सेशन और अपना मॉनसून सेशन के बीच में जो गैप आ गया 1 महीने का, उस गैप में अगर कोई लॉ लेके आना है, कोई बात करनी है, तो उसको हम ऑर्डिनेंस की तरह लेके आते हैं, सीधा
प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ। सो प्रेसिडेंट जो है वो रिसेस पीरियड में ऑर्डिनेंस पास कर सकता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन जैसे ही हाउस बैठेगा, वापस से अगली सिटिंग होगी कि मान लो फरवरी से मई तक अपना सेशन चल रहा था, जून की छुट्टी आई, अब इस जून की छुट्टी में कोई अर्जेंट मैटर के ऊपर जो है वो हमें फैसला लेना पड़ गया, तो वो ऑर्डिनेंस की फॉर्म में, अध्यादेश बोलते हैं आई थिंक इसको हिंदी में, सो वो ऑर्डिनेंस की फॉर्म में प्रेसिडेंट लेके आ रहा है, प्रेसिडेंट के साइन के साथ वो लागू हो जाएगा इंस्टेंटली जैसे ही साइन होंगे। बट जैसे ही मई में वापस से सेशन बैठे, जुलाई में वापस से सेशन बैठेगा, वापस से पार्लियामेंट बैठेगी, उस टाइम पे हमें ये जो ऑर्डिनेंस था, इसको सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के सामने या लोकसभा राज्यसभा के सामने रखे और वहां पे उसको पास करवाए। अगर वो पास नहीं हुआ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 123 में पावर है कि रिसेस पीरियड के दौरान, यानी जो आधी छुट्टी चल रही है दो सेशन के बीच की, उस छुट्टी के दौरान ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ओके, अब बात आती है 51A तक, तो हमने ड्यूटीज की बात कर ली थी, अब हमें बात करनी है एग्जीक्यूशन की। तो यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूशन है ये। ओके, आर्टिकल 52 से 78, 52 से 78 के बीच में क्या क्या रहेगा? शुरुआत करके प्रेसिडेंट से, देन वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा हमें, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगी। सो ये तीन चीजें हमें 52 से लेके 78 में देखने को मिलेंगी। और अच्छा, अटॉर्नी जनरल भी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आई थिंक 78 ही है इनका, तो वो चीज। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, सिटीजन होता है, पहला सिटीजन होता है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है जिसको हम डी जूरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी वो नाम के लिए नॉमिनल, ठीक है, साइन करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपना प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ बिल लेके आए, कोई भी चीज लेके आई, कोई बात बोल रही है, तो वो साइन करने पड़ेंगे उसको। तो नॉमिनल है, नाम का हेड है। ओके, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का, कमांडर इन चीफ है ये अपने तीनों के तीनों आर्म्ड फोर्सेस का। ओके, तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट मेंशन है। सो प्रेसिडेंट होना चाहिए और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल, ये ऑब्वियसली डी जूरे एग्जीक्यूटिव है। ये बात कहां मेंशन है? ये 52 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट है, एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की, वो किस में होनी चाहिए? वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, तो ये बात 53 में मेंशन है। इलेक्शन जो है वो 54 में मेंशन है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी पता हो कि वो 54 में मेंशन है। ओके, 72 में आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रही हूं मैं, एटलीस्ट ये तो आपको पता हो। ओके, तो 72 में क्या मेंशन है? हाँ, तो 72 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट, जो बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, मान लो किसी को फांसी की सजा हुई, प्रेसिडेंट के पास उसने पार्डन किया या माफी मांगी या लेटर भेजा, तो प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 72 में है। ओके, 123 में जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पास करने की पावर रिसेस पीरियड में। ओके, 143 में है कि पावर जो अपना ये प्रेसिडेंट है, इसको अगर कहीं कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी अपनी आर्टिकल 143 में। ओके, सो ये बेसिक सी चीजें हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को हम तब भी पढ़ेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसीज पढ़ेंगे, इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम 3 इमरजेंसीज पढ़ते हैं, एक 352 में, एक 356 आर्टिकल में और एक 360 आर्टिकल में। सो यहाँ पे भी वो किसके पास है पावर? वो प्रेसिडेंट के पास ही है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल्स। ओके, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो प्रेसिडेंट रहे कॉन्टिन्यूटी में 3 टर्म्स के लिए, ये 1950 से 52, 52 से 57, 57 से 62। ओके, एन संजीवा रेड्डी जो है वो पहले पर्सन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने, जिसको अनअपोज्ड जो है वो प्रेसिडेंट बने, संजीवा रेड्डी, यानी ऑपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है जिनको, सो वो एन संजीवा रेड्डी थे। ओके, अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, आपकी उम्र जो है वो 35 हो चुकी हो, यानी 35 से ऊपर वाला। ही इज एलिजिबल टू इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ, यानी जो भी लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए होती है? एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वही एलिजिबिलिटी हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मेजर तो एज वाला ही आ जाता है। ठीक है, अगर उनको वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करते हो, कि मान लो ओम बिरला स्पीकर हैं और वो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन
होना है और सरकार जो है वो चाह रही है कि ओम बिरला प्रेसिडेंट बन जाए, तो उनको पहले स्पीकर से क्या करना पड़ेगा, वो रिजाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते, ना ही यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही कोई लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी के अंडर। ओके जब नॉमिनेशन फाइल किया जाता है तो मिनिमम 50 इलेक्टर्स जो है वो प्रपोजर की तरह और 50 इलेक्टर्स जो है वो सेकेंडर की तरह नॉमिनेशन पेपर साइन करें। यानी 100 लोगों का सपोर्ट तो कम से कम चाहिए होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए। उसके साथ साथ 15,000 की फीस जो है वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये पहले 2,500 कुछ होती थी, लेकिन उसके बाद लोग सीरियसली ले इलेक्शन को, इसलिए 15,000 जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको कैंडिडेट को सबमिट करने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं। ओके ये फीस 15,000 ही रहेगी, किसके बारे में भी, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी, बस ये 50-50 की जगह चेंज हो जाएंगे। ओके वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में मेंशन है, यानी 62 तक हम प्रेसिडेंट की ही बात कर रहे हैं टेक्निकली। 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 64 में कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स पहले बोला जाता था राज्यसभा को ही। ओके तो राज्यसभा ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स है टेक्निकली। सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल 64 में। 65 में है कि अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे है या प्रेसिडेंट जो है एब्सेंट है या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या कुछ भी हो गया है, कोई भी घटना घटित होगी, प्रेसिडेंट नहीं है, तो अब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल छुट्टी पे तो किसको चार्ज मिला हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे, चीजें कोई भी चीज है तो वो चार्ज किसको मिला होगा, वाइस प्रेसिडेंट को मिला होगा। ओके 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है जो कि पूछा गया है। तो आपको एक क्वांटिटी में थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, आप बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ओके बाकी कुछ एक चीज जो बच गई होगी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अगेन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 साल वाला ही क्राइटेरिया रहेगा, राज्यसभा के मेंबर बनने के एलिजिबल हो आप। ओके कोई भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप जो है होल्ड ना करते हो। दूसरा जो ये आपका जो है अपार्ट फ्रॉम दिस, वो वहां पे 50 थे प्रोपोजर और सेकेंडर, यहाँ पे 20 चाहिए कम से कम, यानी कम से कम वहां 100 लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, तो वाइस प्रेसिडेंट पे 40 लोगों की सपोर्ट तो चाहिए ही है, और उसके साथ साथ 15,000 रुपए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने हैं। ओके देन आता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या डी फैक्टो हेड या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लेकिन 3 ही पीएम ऐसे रहे हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, वरना मेजोरिटी मोस्टली सारे के सारे जो है वो लोकसभा के मेंबर रहे। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा में बैठते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर है। ओके तो वो 3 प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, इंदिरा गांधी, देवगौड़े, मनमोहन सिंह। तो ये 3 थे। 2004 में ये था ना कि सब सोच रहे थे सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनाइए, प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो उस टाइम पे उन्होंने खुद ना बन के राज्यसभा में जो मेंबर थे उनके मनमोहन सिंह, उनको बनाया। ओके तो मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और देवगौड़े ये क्या है, 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो जो कि क्या है अपनी राज्यसभा के मेंबर्स थे। ओके आर्टिकल 74 मेंशन करता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। किस लिए होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। ठीक है सो एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो हेडेड बाय पीएम, ये बात याद रखिए। और ये 74 75 ये 2 ही आर्टिकल है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। अलग से पीएम भी मेंशन नहीं है, पीएम यहीं पे ही मेंशन है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ओके किस लिए, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 74 में मेंशन है। देन 74 में ये भी मेंशन है कि क्वेश्चन वेदर द मिनिस्टर्स gave any advice to president and if so what advice they gave shall not be inquired into any court। यानी कोई भी एडवाइस अगर वो दे रहे हैं तो ये कोर्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते कि ये सलाह कैसे दी, मर्जी है उनकी, जो सलाह देंगे वो किसी भी कोर्ट में जाके इंक्वायर नहीं की जा सकती। प्रेसिडेंट shall appoint the prime minister and president shall appoint the other ministers also with consultation किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, नहीं। ठीक है वो ऑब्वियसली मेजोरिटी बेसिस पे जो बन के आया है उसी को ही अपॉइंट करेंगे। ओके अब प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा उसकी कंसल्टेशन के साथ, या वो जो चाहेगा कि ये लोग सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होने चाहिए, वो बताएगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको भी अपॉइंट कर देगा। तो प्रेसिडेंट वही नाम का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसीलिए नॉमिनल बोला जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड होते हैं टेक्निकली। ओके तो ये बात याद रखिए। देन है आर्टिकल 75 टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एक्सीड नहीं होने चाहिए। कि अगर मान लो 543 की हम बात कर रहे हैं सीट्स हैं, तो उसका 15% निकालिए, मैक्सिमम इतने लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से भी कुछ लोग निकाल के एक कैबिनेट बना दी जाती है, जो मेजोरिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज या चीजें उनके पास होती हैं। ओके, तो जो आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 75 उनकी अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो ये दो ही आर्टिकल हैं अपने पास, किससे रिलेटेड? प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। ओके जी, तो यूनियन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का, अच्छा हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है। हेड ऑफ स्टेट पूछा जाएगा तो अपने प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या डी फैक्टो हेड पूछा गया तो प्राइम मिनिस्टर है, अगर डी ज़्यूरे हेड पूछा गया तो अपने प्रेसिडेंट है। ओके, देन आता है जी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये अपने कंट्री का। तो आप देखिए ना, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पार्ट 1 से आर्टिकल्स अगर आप देखोगे 1 to 4 पढ़ा, देन हमने 5 से लेके क्या पढ़ा, 11 पढ़ा सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, 36 से 51 डीपीएसपी पढ़ा, 51A हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, 52 के बाद हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, 63 के अराउंड था ना वाइस प्रेसिडेंट, हाँ 63 के बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, उसके बाद 74 और 75 में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम को पढ़ा, और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं अपने। ओके, क्लियर। अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। उनकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे क्या करें, सजेशंस दें। अब आप सोचिए कि पूरे देश में एक ऐसा इंसान है जो सरकार को सजेशन दे रहा है लीगल मैटर पे, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम इतनी हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके। ओके, तो उतनी क्वालिफिकेशन एक अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। वो ऑब्वियसली लीगल मैटर्स में या लीगल ड्यूटीज में जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला इंसान अटॉर्नी जनरल है, ये पार्लियामेंट की दोनों सिटिंग, दोनों हाउस में बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका अधिकार है राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, यानी वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा राज्यसभा में ये सिटिंग कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन ये राइट, इसके पास वोट करने का राइट नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। कोई बिल आ रहा है, कोई इलेक्शन है, तो किसी भी चीज के ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता ये। ओके, अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके प्लेजर में ले रहे हैं ऑफिस? प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट ही उनको हटा सकता है। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली वो वाली चीज है कि अगर आपके बॉस ने आपको एम्प्लॉयमेंट दी है तो आपको कौन हटा सकता है? आपका बॉस ही हटा सकता है ना, मैनेजर तो नहीं हटा सकता, राइट। तो इट्स लाइक आप ये याद रखिए कॉमन सेंस कि जिस इंसान ने आपको अपॉइंट किया है उससे ऊपर की अथॉरिटी तो आपको हटा सकते हैं, उससे नीचे वाली नहीं हटा सकती। अब सबसे बड़ी अथॉरिटी ही प्रेसिडेंट है, वो अगर अपॉइंट कर रहा है तो हटा भी कौन सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है। ओके, उसकी जो ड्यूटीज हैं वो ऑब्वियसली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रहेंगी, कि वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन एक और है जी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको ऑडिटर जनरल भी बोल देते हैं, इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 148 में ये मेंशन है, और ऑडिटर जनरल इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। इट्स लाइक गवर्नमेंट का सीए लगा लो आप। ओके, देन आते हैं हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर। हमने पार्लियामेंट पढ़ ली, हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ ली। ऐसे ही पार्लियामेंट अगर सेंट्रल लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है, और वहां पे जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और विधान परिषद है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170 में है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद 171 में है। विधान परिषद सारे के सारे स्टेट्स में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। तो ये विधान परिषद कौन से 6 स्टेट्स में, ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और अपना उत्तर प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से ही निकल के तेलंगाना बना, तो ये दोनों तो आप वैसे ही याद रख लीजिए, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के आप आर्टिकल्स देखेंगे 168 से 212 तक हैं, तो आपको ये एटलीस्ट याद हो कि आपसे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ लिया, ऑप्शन में आपको दे दिया 170, ऑप्शन में दे दिया 120, 123, ठीक है, या फिर आपको दे दिया 50,
आपको एटलीस्ट आइडिया हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल या ऐसे देंगे 170 71 72 73 ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ओके, सो वो ऊपरी ऊपरी तौर पे एटलीस्ट चीजें पता होंगी ना, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे कि यार स्टेट लेजिस्लेचर तो 168 से 212 के बीच में है, तो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी चीज उसी बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो वो 170 आंसर रहेगा, 120 नहीं रहेगा। 23 में तो हमने प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस वाली पावर पढ़ी थी, और 50 में हमने डीपीएसपी पढ़े हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजें पता हो। अच्छा, कोई भी चीज कंपेयर करनी हो एज वाइज, चीजों वाइज, जैसे कि वो अपनी लोकसभा टेम्पररी था, वो परमानेंट है, ऐसे ही यहाँ पे है। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप कंपेयर कीजिए लोकसभा से, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को आप कंपेयर कीजिए किससे, अपने राज्यसभा से। ओके, सो वो कंपेयर करके आपको कुछ एक चीजें याद रहेंगी। चलो, देन वहां पे प्रेसिडेंट था सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे गवर्नर है। प्रेसिडेंट 52 में मेंशन था, गवर्नमेंट 150, गवर्नर 153 में मेंशन है। ठीक है, तो 153 से लेके 167 आर्टिकल जो है 6th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वहां हमने पढ़ा था कि 52 से लेके अपना 78 तक किसको, यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिसाइड शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। ओके, वहां पे कौन कौन था, वहां पे प्रेसिडेंट था, तो यहाँ गवर्नर इंक्लूड रहेगा। वहां पे पीएम था, यहाँ सीएम रहेगा। पीएम के अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, कुछ लोग थे। यहाँ पे सीएम के अंडर भी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी, लोग रहेंगे। वहां पे अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है। ओके, तो ये 4-5 चीजें आपको पता हो। कंपैरिजन आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जो चीज गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे चल रही है, वैसा ही सिमिलर सा कुछ स्टेट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ, जैसे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी था ना, यहाँ पे बस वाइस प्रेसिडेंट जैसा कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के नीचे कोई नहीं है, ये बात याद रखिए। गवर्नर ही एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसका, स्टेट का। 155 के अंडर गवर्नर अपॉइंट होगा आर्टिकल में, किस कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। जैसे हमने पहली वुमेन स्पीकर याद रखी है मीरा कुमार, वैसे ही पहली वुमेन जो है ये अपना जिसको गवर्नर बनाया गया, वो सरोजनी नायडू थी। कब बनी वो गवर्नर, यूपी की बनी, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके 1 मार्च 1949 तक। पहली गवर्नर जिसको डिसमिस किया गया था, ठीक है, वो तमिलनाडु के गवर्नर थे प्रभुदास पटवारी, जिसको डिसमिस किया गया अक्टूबर 1980 में। करंट यूपी का गवर्नर, सिर्फ यूपी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो यूपी की गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि एक टाइम पे गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। ओके, 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि हेडेड बाय अगेन सीएम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो एडवाइस करेगी किसको, गवर्नर को। वहां पे क्या था, 74 में मेंशन था, यहाँ पे 163 में मेंशन है। 74 में क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यहां पे क्या रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर हेडेड बाय सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके, चलिए, देन एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो 165 में मेंशन है। 165 में 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है, 3 आर्टिकल, 3 सब आर्टिकल एक तरीके से। सो गवर्नर जो है हर एक स्टेट का वो अपॉइंट करेगा, जिसकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट जितनी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की जज जितनी है तो हम अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल पे बात हो रही है तो हम एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर रहे हैं आर्टिकल 165 के अंडर। ओके, 165 का टू पार्ट जो है सब आर्टिकल ये बोलता है कि ये एडवोकेट जनरल की ड्यूटी है कि वो लीगल मैटर्स में सरकार को एडवाइस करे। तो इट्स लाइक फर्स्ट लीगल एडवाइजर कौन है स्टेट गवर्नमेंट का, एडवोकेट जनरल। फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। ओके, कंपैरिजन करके याद रखिएगा, इजीली याद हो जाएंगे, सीक्वेंस में समझ के याद रखेंगे तो। ओके, सो ऑब्वियसली ये भी किसके ऑफिस, किसके प्लेजर के अंडर है इसका ऑफिस, गवर्नर के प्लेजर के अंडर, और गवर्नर ही इसका रेम्यूनरेशन कितना इसको पे मिलेगा, क्या चीजें होंगी वो डिसाइड करेगा। ओके, देन आता है जी जुडिशियरी। जुडिशियरी में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, तो अब आप ये देखिए, हमने आर्टिकल 52 से लेके 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा। ओके, देन हमने 79 से लेके 122 तक पार्लियामेंट पढ़ा। ठीक है, 123 में हमने प्रेसिडेंट की पावर वाली बात की। अब 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। ओके, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे है, तो जैसे ही पार्लियामेंट फिनिश हुआ आर्टिकल्स में, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आ गया। ऐसे नहीं है कि पहले पार्लियामेंट दे दिया, फिर स्टेट लेजिस्लेचर दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट बड़े लेवल पे है, तो वो पार्लियामेंट के जस्ट बाद आ रहा है आर्टिकल्स में।
ओके। यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है हमारा ऑब्वियसली, जिसमें किसके बेसिस पे है, किससे कहां से ड्राइव किया है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ड्राइव किया है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है। मैंने कोई रील देखी थी, किसी बच्चे को यह भी नहीं पता था सुप्रीम कोर्ट कितने, कोई तो कॉमेडी की रील थी। सो सुप्रीम कोर्ट एक ही है अपने देश में। पार्ट 5 में मेंशन है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनोग्रेट हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। सो 28 जनवरी 1950 को इसका इनोग्रेशन होता है। 26 जनवरी को हमने जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, एनफोर्समेंट हो गई थी। सो 28 जनवरी से हमारा सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है। इससे पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट था, जो कि किसके अंडर बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाया गया। पहले चीफ जस्टिस जस्टिस हरिलाल जे कन्या, अभी रिसेंट चीफ जस्टिस 51वें चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव खन्ना। ये बात याद रखिए, एटलीस्ट हमारा एग्जाम हो रहा है तब तक तो संजीव खन्ना ही है। ओके। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, किसके अंडर, आर्टिकल 126 के अंडर। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है इनको। अपॉइंट इन द सेंस, हाँ वो ओथ दिलवा देंगे, पर वो क्या बोलते हैं इसको, अपॉइंटमेंट तो उसी बेसिस पे होगी ना जो ऑलरेडी हायरार्की सीक्वेंस चलती आ रही है उस बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है दैट मींस वो उठा के मुझे प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस बना दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो वो अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि हाँ वो अपॉइंट कर रहे हैं, उनके अंडर जो है वो साइन हो रहे हैं उनके। ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। इससे याद आया कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसको शपथ दिलवाएगा, प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाएगा। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर को या बाकी लोग वो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं, तो वो ऑलरेडी उनकी एक ओथ तो हो चुकी है, वो बात आप याद रखिए। देन है जी सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल की आप बात करेंगे तो 34 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस रहेगा, 33 और जज हैं। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर 8 फिक्स किया गया था, एक चीफ जस्टिस होगा, 7 अदर जज होंगे। अब धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा ओथ टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और रिजाइन भी वो प्रेसिडेंट को ही करेंगे जब ओथ वो दिलवा रहे हैं। ओके। देन हाई कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट्स 214 आर्टिकल में मेंशन है, ये बात याद रखिए कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1862, जब कैलकाटा बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट्स बने थे। अब आप याद रखिए 1857 में कैलकाटा बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटीज भी बनी थी। ठीक है, रिलेटेबल। देन 1866 की आप बात करेंगे तो फोर्थ हाई कोर्ट अपना इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट बना, एंड ओनली 3 हाई कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। देन ये मतलब ये ओनली हाई कोर्ट था जिसमें काफी सारे स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन थी। जैसे अपना पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है ना जो चंडीगढ़ में है वो। ये अपना पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहां से कहां तक है जी, 214 से लेके 231 तक, जो डील कर रहा है हाई कोर्ट्स के बारे में। ओके। जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन किसके साथ कंसल्ट करके, इंडिया के चीफ जस्टिस और गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर है उसके साथ कंसल्ट करके। अब चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा जब बाकी जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। तो 216 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट नजर आएगा कि कैसी चीजें वर्कआउट करेंगी। तो 214 और 216 याद रखिए। पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन है जी अपना आर्टिकल, ये पार्ट 14 और आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ये आपको मेजॉरिटी ऑफ चीजें इसमें याद होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि 315 में बोला गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फॉर यूनियन एंड स्टेट एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, यानी इसी में हमने बोल दिया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा। ठीक है। 316 में हम उसकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात कर रहे हैं, उनके मेंबर्स की। फिर 317 में हम उनको रिमूव करने और सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। 318 में उनके पावर की बात कर रहे हैं। 319 में उनको प्रोहिबिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस, या फिर व्हेन दे आर नो लॉन्गर मेंबर्स, तो आप मेंबर नहीं है तो भी आप कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप वहां से रिटायर हो गए तो हो ही गए। 320 में फंक्शंस मेंशन है। तो ये दो चीजें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में या पूछी जा सकती हैं फर्दर भी। 315 में तो मेंशन है पब्लिक सर्विस कमीशन, और 320 में उसके फंक्शंस मेंशन है। ओके। उसके ऊपर एक्सपेंडिचर और रिपोर्ट जो है वो 322 और 23 में आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये याद हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है तो 315 में है और 320 में उसके फंक्शंस हैं।
स्टेट लेवल पे भी होगा, यूनियन लेवल पे भी होगा। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन में है तो कौन अपॉइंट कर रहा है चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को? प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। यहाँ पे टर्म जो है वो 6 साल की रहेगी, और क्या, 65 की उम्र के बाद, टिल द एज ऑफ 65, बाद नहीं पहले। यानी कि अगर आप मान लो 62 के हैं और आप क्या बन गए, इसके चेयरमैन या मेंबर बन गए यूपीएससी के, तो 65 के होते ही आप रिटायर हो जाएंगे, भले ही आपके जो है 6 साल पूरे नहीं हुए हो। तो या तो 6 साल या फिर आपकी जो है वो 65 की एज। यहाँ पे 62 की एज है, ये बात याद रखनी है। दोनों में ही कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, यानी 2 साल तक आप मेंबर बन गए तो आप दोबारा से नहीं बन सकते, ठीक है। या 6 साल तक आप मेंबर रहे हो, एज के हिसाब से आपकी एज हुई नहीं थी पूरी, तो अब आप दोबारा से नहीं रीअपॉइंटमेंट हो सकती, ना ही यूपीएससी में ना ही एसपीएससी में, ठीक है। अब यूपीएससी में अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को। यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो किसको रिजाइन करेंगे? गवर्नर को। ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नर से नीचे वाली अथॉरिटी थोड़ी ना उसको हटा सकती है, या उसको थोड़ी ना रिजाइन करेगा वो, राइट। जो एक्सपेंस है यूपीएससी का, जिसमें सैलरीज, अलाउंस, सारी चीजें आ गई, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, लेकिन स्टेट लेवल पे है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा, ओके, उनकी सैलरीज वगैरह। यूपीएससी में जो रिपोर्ट सबमिट किसको करेगा? बॉस को ही तो करते हैं, तो जिसने अपॉइंट किया है उसी को करेंगे, यानी प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे रिपोर्ट। एसपीएससी में हम गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ओके। ऐसे ही ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है, किसके अंडर? आर्टिकल 315 के अंडर ही। हमने 315 के अंदर ही पढ़ा है ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अब वो चाहे ज्वाइंट है, स्टेट का है, यूनियन का है, होगा तो उसी के अंदर, आर्टिकल 315 के अंडर, ओके। तो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए उन दोनों स्टेट्स की भी तो परमिशन चाहिए, कि मान लो हरियाणा और पंजाब वाले चाह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ना कि अलग अलग। जैसे हरियाणा का एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही पंजाब का अलग है, यूपी का अलग है, यूपी एचसीएससी, ऐसे। तो वो चीज है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इकट्ठा बनाना है तो उन दोनों स्टेट्स की परमिशन या कंसेंट चाहिए होगी म्यूचुअली, और उसके बाद पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसके अंडर जो है वो ज्वाइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, ओके। देन है जी इलेक्शन कमीशन, परमानेंट है ये इलेक्शन कमीशन जो है, परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। पार्ट 15 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कहां मेंशन है? इलेक्शन भी पार्ट 15 में मेंशन है। ऑब्वियसली इलेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्शन कौन से पार्ट में मेंशन, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको कि 18 जो पार्ट्स हैं उनको तो सीक्वेंस में समझ के याद रख ही लीजिए। देन 323 तक तो अपना पब्लिक सर्विस कमीशन था, 324 से 29 तक ये जो 5 आर्टिकल है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे पहले 1950 में बना था। 324 में हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, जो कि किसके इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। यानी कि स्टेट लेवल पे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है, वो ये लोग कंडक्ट नहीं करवाएंगे। वो कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करवाएगा, ओके। 1950 से लेके जो अपना 1989 है, इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होता था, फंक्शन एज 1 मेंबर बॉडी, और वो भी कौन था? चीफ इलेक्शन ऑफिसर। लेकिन अब जो है इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया है 1993 के बाद। सो आप याद रखिए कि 3 मेंबर बॉडी, 3 आपको देखने को मिलेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर। अब वो चीफ और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, तो वो रिजाइन भी उसी को ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है वो रीजनल कमिश्नर भी जो है वो अपॉइंट कर सकता है, किसके सजेशन पे? इलेक्शन कमीशन के सजेशन पे। इलेक्शन कमीशन की पावर, सैलरीज, वो सारी की सारी कैसी होंगी? जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं, ओके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका 6 साल का टेन्योर होगा, या फिर टिल द एज ऑफ 65, जो भी पहले आए इनमें से, ओके। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको सेम मैनर में रिमूव कर सकते हैं जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो जज को रिमूव करना है तो ऑब्वियसली जज जितनी ही ये सैलरी ले रहा है, सारी चीजें तो उसी बेसिस पे चीजें चलेंगी। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। अभी रिसेंट इलेक्शन कमिश्नर जो अभी है करंट में, वो राजीव कुमार है। तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ये पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और उसके बाद अब जो है ये क्या है? चीफ इलेक्शन, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये, ओके। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। ये कब शुरू हुआ था? 2011 के बाद मनाना शुरू किया था हमने, ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन दे सकें कि वो आके वोट करें,
ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो राइट टू एक्ट वोट जो है वो मेंशन करता है, और राइट टू बी इलेक्टेड इज अवेलेबल इन इंडिया। तो वो कहां मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो था, ये मैंने पहले भी बताया आपको, उससे हमने एज जो है वो 21 से हटा के कम करके 18 साल कर दिया, यानी वोटिंग जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग कर सकते हैं, उनको हम अडल्ट मानते हैं। ओके। 324 आर्टिकल में क्या मेंशन है? ये सारे आर्टिकल्स हैं 5 के 5, 324 से 29 तक। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, जो भी उनकी पावर है, चीजें हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। कोई भी पर्सन जो है वो इन शैल बी इनएलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन और टू क्लेम ऑन एनी स्पेशल वोटर लिस्ट, किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होगा। 326 में मेंशन है कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे हो? अडल्ट सफरेज, यानी वही 18 साल से ऊपर वाले लोग यहाँ पे वोट करें। तो ये 326 में मेंशन है, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की पावर कि वो जो है प्रोविजंस बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, तो वो बना सकता, मतलब ये पावर्स हैं सारी की सारी, ये आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो एटलीस्ट ध्यान रखना है 326 वाला। ओके। देन 329 का ए हमने इंसर्ट किया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द पार्लियामेंट इन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, जिसको हमने रिपील कर दिया, ये वाला जो चीज है। ठीक है, कब? 1978 में। देन जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, जो कि पार्ट 18 में मेंशन है, यानी 352 से लेके 360 तक। तीन तरीके की इमरजेंसी की हम बात करते हैं, 352 में, 356 में, 360 में। 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये वर्ड है, हम यूजुअली नेशनल इमरजेंसी बोल देते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जैसा वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। 356 के अंडर हम प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट पे लगेगा, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल देते हैं, और 360 आर्टिकल के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। बात याद रखनी है कि अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ऑल्दो 1991 में हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला, हम बोलते भी हैं बहुत बार कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस से हमने मनमोहन सिंह जी ने निकाल लिया, बट कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी अब तक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 71 में जब पाकिस्तान के साथ था, और 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जब इंदिरा गांधी ने अनाउंस करवा दी थी प्रेसिडेंट से, जबकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था और उसके बाद भी अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन ली नहीं थी, उनसे सलाह ही नहीं ली थी, उनसे पूछा ही नहीं था, सीधा बस प्रेसिडेंट को बोला और वहां पे उन्होंने इमरजेंसी घोषित करवा दी 1975 में। तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहां लगा था? पंजाब में लगा था 7 जुलाई 1951 को। सबसे लंबे टाइम तक कब कहां लगा है प्रेसिडेंट रूल? जम्मू कश्मीर में 6 साल तक। ओके। तो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा है। स्टेट ऑफ मणिपुर हैज अंडरगोन द मैक्सिमम नंबर, यानी सबसे लंबा जम्मू कश्मीर में, बट मैक्सिमम टाइम पे, मतलब 1951 से लेके 2019 तक 10 बार लग चुका है वहां पे, टाइम टू टाइम। ओके। तो वो 10 बार मणिपुर में लगा है, ये बात आप याद रखिए। अब ये जो दोनों इमरजेंसी, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगी ही नहीं है कभी, तो ये दो मेजर चीजें आ जाती हैं कि आपको डिफरेंस पता हो। ठीक है। आपको आर्टिकल 352, 356, 360 याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम की जा सकती है? जब कोई वॉर, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या कोई आर्म्ड रेबेलियन जो है उसकी वजह से देश को खतरा हो, तो देश में नेशनल इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? जब स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हो या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन जो स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं वो काम करते रह सकते हैं। ठीक है। बट जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो विधानसभा, विधान परिषद सब कुछ डिसॉल्व कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है। तो वो जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है वो काम नहीं करेगा। 352 की बात करें तो इसके अंडर पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है स्टेट के बारे में, लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ, यानी स्टेट लिस्ट में यूजुअली जो स्टेट लेवल पे बनती है चीजें वो खुद भी बना सकती है। ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखिए। प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो इसमें जो है वो पार्लियामेंट जो है वो पावर में रहती है कि वो बना सकती है, यहाँ पे अगेन वो चीजें, वो रूल्स जो है वो बना सकती है सारी चीजों से रिलेटेड।
देन है देर इज नो मैक्सिमम पीरियड, नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो इनडेफिनेटली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, तो हर एक 6 महीने के लिए आप जो है पार्लियामेंट के वो पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि 5 साल में तो डिसोल्व होनी थी पार्लियामेंट में लोकसभा, लेकिन यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो देर इज अ मैक्सिमम पीरियड 3 साल का, उस 3 साल के बाद थोड़ा गैप देके वापस से लगा देना, वो ऐसा ऐसा होके 6 साल तक, लंबे टाइम तक कहाँ लगा है प्रेसिडेंट रूल, जम्मू कश्मीर में। ओके, तो ये एंड पे जैसे ही आएगा वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए, इलेक्शंस होके वापस से चीजें शुरू होनी चाहिए। ओके, नेशनल इमरजेंसी हो रही है तो अंडर दिस जो रिलेशनशिप है सेंट्रल का इसका स्टेट के साथ, वो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन वहां आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ ओनली द स्टेट अंडर इमरजेंसी विद सेंटर, यानी यहाँ पे सभी स्टेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है उसकी बात हो रही है। ओके, एवरी रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोक्लेमेशन और इट्स कॉन्टिन्यूस कैन बी पास्ड ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी। जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, लेकिन जब इमरजेंसी लग रही है तो हमें सारी चीजें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स भी रेस्ट्रिक्ट होंगे, उनके ऊपर अफेक्ट होगा। प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो है फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए। लोकसभा जो है वो इसको कैन पास ए रिजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, कि अब हटा दो नेशनल इमरजेंसी, तो वो पास कर सकती है लोकसभा। प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये प्रेसिडेंट ने लगाया था और प्रेसिडेंट जो है अपने आप ही इसको रिवोक करेगा। ओके, ये था जी बेसिक्स पॉलिटी का, ब्रॉड लेवल पे आपको सारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आइडिया हो गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी, ये आपको बताना है, जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। तो सिंगल एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बेसिक सी चीजें, ब्रॉड लेवल पे चीजें थी, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया हो जाएगा पॉलिटी का, पॉलिटी की चीजों का। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, प्लस जब हमारा बेसिक हम सारी यूनिट्स कवर कर लेंगे ना, तब हम वापस से पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम होने तक। तो उन क्वेश्चंस में भी आपके कुछ एक नई चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ओके, सो क्योंकि फैक्ट्स ज्यादा आते हैं यूपीएचसीएससी में, तो आपको कुछ एक फैक्चुअल चीजें याद रखनी पड़ेंगी हर एक फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स हो या एनवायरमेंट में नेशनल पार्क्स हो या बाकी चीजें हो, तो आपको फैक्ट्स बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। इसलिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी चीजों को जो कनेक्ट करके वो याद रखने की कोशिश करो, समझ के याद रखने की कोशिश करो, अदरवाइज इतने सारे फैक्ट्स याद होंगे नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि आप पार्ट 1 से लेके कैसे जो है पूरा का पूरा पार्ट 18 तक क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, तो मैंने समझाने की कोशिश तो की है। आई होप आपको समझ आया हो, एटलीस्ट किसी बच्चे का तो फायदा हो इन क्लासेस से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड टेक केयर।